पहले सबसे पहले आपको मुखातिब करने के लिए, आपको बात करने के लिए मैं नसीम सिद्दीकी साहब को माइक देना चाहता हूं। नसीम सिद्दीकी साहब अपनी बात रखेंगे और एक बात फिर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करता हूं। मैं माइक पहले नसीम सिद्दीकी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दहली प्रदेश के यूथ के साबिक़ अध्यक्ष है, उनको माइक दे रहा हूं। जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जमीन हासिल की है, उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यानों से ये काम करना कि 500 रुपए में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की जमीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडवी प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी रोज कर, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूं। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज जलील ने किया है। तो दलाली करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की थी। ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जारना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडवी की, वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने कहा कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूं कि तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, तो ऊपर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल आप उनसे पूछना है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए।
तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और उनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर यह फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे, और उसके बाद करीम कुरैशी साहब की आमद। अब क्या मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली, वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पे मेरा ही नाम था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हो वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया, आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते, जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। और देशमुख साहब सुने 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 आप दोनों की लड़ाई अतुल साहब हमारे सीट एक ही से भाजपा से सीट चुन के आना है हमको। बस समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। मत जाओ, मजलिस कमजोर हो जाएगी। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने आज जो हरा गमछा उतार कर ये लाल गमछा डाला है, तो ये मजबूर किसने किया? आखिर मजबूरी, इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? तो ये सिलसिला चलता रहा और मैं तमाम जगह पर मजलिस का पैगाम लेकर पहुंचा। 2019 का इंतखाबात था, डॉक्टर साहब मजलिस से इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं डॉक्टर साहब के भी इलेक्शन में आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इम्तियाज जलील साहब डॉक्टर साहब से किस बात से खफा है या किस बात से नाराजगी है। मैं इलेक्शन में प्रचार करता रहा, 2019 का इलेक्शन निकला, डॉक्टर साहब कुछ वोटों से हार गए। और हारा क्या, मैं तो कहता हूं कि वो जो साजिशें थी, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब नहीं चाहते थे कि कोई शख्सियत उनके सामने खड़ी हो या कोई नुमाइंदा औरंगाबाद से या महाराष्ट्र से जीत कर आए, क्योंकि सवाल आप लोगों को भी करना है। आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों का हक है सच पूछना। 2019 में जब डॉक्टर साहब ने प्रकाश अम्बेडकर साहब से युति कराई, तो उसका नतीजा यह था कि इम्तियाज जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए। और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब इसका फायदा विधानसभा में ही होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी मांगे रखी 80 सीटों की। अब आप मेरे को ये बताइए कि 2019 में इंतखाबात में वो 80 सीटें लेने की कह रहे थे, आखिर अब क्या मजबूरी आई कि वो 16 सीटों पर रुक गए? अरे आपने अगर जमीन पे काम किया होता, 2019 में आपने 51 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में लड़ाई। इस बार ऐसी क्या मजबूरी जो आप 16 पे अड़े रहे? आपको तो इस बार 51 की जगह 110 लड़ाना चाहिए था। आपके पास कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, लेकिन सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को अपनी सियासत से मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि मेरी सियासत बरकरार रहे, और डॉक्टर साहब को कमजोर करने के लिए उन्होंने तमाम बड़े लीडरान से, मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि दिल्ली की सरजमी पर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर साहब को टिकट देने के लिए आखिरी तक तैयार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर दिया कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट दी गई तो मैं नांदेड़ की लोकसभा सीट लड़ता। जरा आप बताइए,
नवंबर की लोकसभा सीट अनाउंसमेंट करने के बाद आप पीछे क्यों हट गए? आपको तो लड़ना चाहिए था। आप तो कह रहे थे कि आप औरंगाबाद के शाहरुख खान है, जहां से भी लड़ते वहां से जीत कर आते। ये सारी साजिशें इम्तियाज जलील साहब सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए करते रहे। और आपको यह पूछना है कि साहब, आपको तो औरंगाबाद के अवाम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अगर कोई इंसान कहीं पर नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो प्रमोशन दिया और आपको पार्लियामेंट में भेजा। आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी चाहिए थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए फिर आपको विधानसभा लड़ने की क्या सूझी? तो मैं तो सोचता हूं अगर आप विधानसभा ये हारे तो आप कॉर्पोरेशन का भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.